Hello students, welcome to part 2 of the fundamentals of partnership. इस पार्ट के अंदर मैं चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी एंड देन उसके बाद एक और पार्ट आएगा जो कि मैं कोशिश करूंगी कि आज ही इसी की जस्ट बाद अपलोड कर दूं, जिसके अंदर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। बिकॉज बिना एमसीक्यू सॉल्व करे हमारी प्रैक्टिस अधूरी है। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि एक दिन के अंदर विद इन 24 आवर्स मैं जो हूँ आपको ये वाला चैप्टर करवा दूंगी, तो 24 घंटे के अंदर आपका ये वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा। हमने लास्ट वीडियो जो एंड करा था वो हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पे एंड करा था। तो मैं थोड़ा सा रिव्यू रिकैप दे देती हूँ एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो होते हैं जो कि हमें डिडक्ट करना ही करना होता है whether the firm incur profit or loss, चाहे फर्म प्रॉफिट कमा रही है या फिर लॉस अर्न कर रही है, हमें ये माइनस करना ही करना होता है। और ये जो है ये हमारा बेसिकली नेट प्रॉफिट में से माइनस होता है। जब भी हम नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो ये जो चार्जेस होते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, रेंट पेएबल टू अ पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, ये सारी चीजें जो है ये हम पहले डिडक्ट करते हैं। उसके बाद जो बचता है उसको हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, और जो बचता कुचता है उसको हम प्रॉफिट मतलब अगर हमें रिजर्व में भी बांटना है तो रिजर्व में बांट के जो बचता है वो पार्टनर्स में बट जाता है। अब इसके अंदर मैं देखिए आपसे ना दो चीजें डिस्कस करूंगी, ठीक है। पहली चीज, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि सैलरी या फिर कमीशन या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनमें से कुछ भी अगर उन्होंने ये कहा है कि ये सारी चीजें चार्ज हैं, तो नो मैटर वेदर इट इज अ प्रॉफिट और अ लॉस, हम इनको डिडक्ट करेंगे ही करेंगे। अगर नाम में चार्ज आ गया तो इसका मतलब हम जो एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट है वो नहीं लगाएंगे, हम इन पे चार्ज का ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है हमारी कि अगर मेरा प्रॉफिट जो है वो इनसफिशिएंट पड़ रहा है, इनसफिशिएंट यानी कि भाई प्रॉफिट तो बच रहा है लेकिन पूरा नहीं पड़ रहा है। अगर मेरा प्रॉफिट इनसफिशिएंट होगा तो जो भी प्रॉफिट होगा उसको मैं एक्सपेंस रेशियो में बांट दूंगी पार्टनर्स के अंदर। एक्सपेंस रेशियो का क्या मतलब है? जो भी उनका कैपिटल शेयरिंग रेशियो है, कैपिटल जितनी भी उनकी है, कैपिटल रेशियो आप कह लो कि जो भी उनका कैपिटल रेशियो है उसके अंदर ये बट जाएगा। आइए जरा दो तीन हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। तो देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या है। ए और बी जो है वो दो पार्टनर्स हैं। ए की कैपिटल 60,000 है, बी की कैपिटल जो है वो 30,000 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है यानी कि A/B हमें 2:3 दे रखा है एंड हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो हमारे को कितना दे रखा है? 80,000 रुपए दे रखा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कह रहे हैं कि 10% के हिसाब से आपको मिलेगा। तो हम अगर इसका डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो इसका डिविजिबल प्रॉफिट क्या रहेगा? वेरी इजीली वी कैन कैलकुलेट द डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आएगा? इसका 6,000 आएगा, इसका 3,000 आएगा, ठीक है। 80,000 में से मैं 9,000 रुपए माइनस कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा 71,000, जो कि प्रॉफिट है वो 2:3 में बट जाएगा। सो दिस इज अ सिंपल केस, ठीक है। अभी हम इसके अंदर ना थोड़ा सा चेंज करते हैं। थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे? बाकी सारा केस सेम है, बस हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट हमने थोड़ा सा कम कर दिया है, ठीक है। नेट प्रॉफिट हम ले रहे हैं कि 6,000 है हमारा, 80,000 की बजाय हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो 6,000 है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देखा था कितना कितना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देखा था 6,000 और 3,000 था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली हमारा जो प्रॉफिट है वो इनसफिशियंट है। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे?
इस केस के अंदर हम इसको एक्सपेंस रेशियो में बांटेंगे। किस में बांटेंगे? एक्सपेंस रेशियो में बांटेंगे। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? इनकी जो कैपिटल का रेशियो होता है, देखिएगा ये है इनकी, मेरे को अगर कैपिटल का, दीज आर द कैपिटल्स, मेरे को अगर इनका कैपिटल रेशियो निकालना है, इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगी, ये मेरा आ जाएगा 3 1 3 3 2 1। सो मेरा एक्सपेंस रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। ये 6000 मैं 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, ठीक है। वो मेरा क्या होगा? वो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको उतना उतना मिलेगा, यानी कि इसको 4000 मिल जाएगा ए को, और बी को मिल जाएगा 2000, ठीक है। हमने इसे 2:1 में बांटा, ठीक है। अब हम एक केस और कंसिडर करते हैं, ठीक है। दिस इज आवर केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है? यहाँ पे इन्होंने बोला है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। अगर ऐसा कह दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, तो इसका मतलब हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना ही करना है, ठीक है। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आएगा बाय नेट प्रॉफिट, 6000 का 6000 ये नेट प्रॉफिट। यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था? 6000 और 3000 आया था, ठीक है। तो हम वही कंसिडर करेंगे, ए का और बी का, 6000 और 3000। हमें ये अकाउंट नहीं बनाना, आपकी समझ के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक। यहाँ पे ये आ जाएगा 9000 आ जाएगा, और हमारा बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट टू ए एंड टू बी, यानी कि हमारा 3000 का लॉस आ जाएगा, जो कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, ठीक है। किस रेशियो में बटेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, 2000 और 1000, ठीक है। सो अगर चार्ज होगा तो हमें उतने का उतना ही अमाउंट प्रोवाइड करना है। आई होप सो कि आपको चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमारी जब भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, सबसे पहले नंबर पे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, दूसरे नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, तीसरे नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, चौथे नंबर पे हमारा कैपिटल अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं, एंड पांचवें नंबर पे हमारा क्या बनता है? बैलेंस शीट बनती है। सो ये जो है ये हमारी सीक्वेंस है, और इसी सीक्वेंस के बेसिस पे हम लोग सारी की सारी चीजें क्या करते हैं? बनाते हैं। तो ये सीक्वेंस मिस नहीं करना। अगर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा तो कुछ भी नहीं बन सकता। ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है, इससे नेट प्रॉफिट आता है, इससे डिविजिबल प्रॉफिट आता है, इससे क्लोजिंग बैलेंस आता है कैपिटल का, ठीक है। एंड बैलेंस शीट तो एंड में आती ही आती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। ये क्रेडिट साइड पे हमारा आता है नेट प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। अगर कोई भी चार्जेस होते हैं तो हम यहीं पे ही माइनस कर देते हैं इनर कॉलम में, ठीक है। ऑन दी डेबिट साइड हमारे पास क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी या कमीशन, माइंड इट, जो चार्ज के अगेंस्ट सब्ट्रैक्ट होता है वो मैनेजर्स कमीशन होती है, ओके। उसके बाद रिजर्व ट्रांसफर होता है, और ये मेरी बैलेंसिंग फिगर निकलती है, जो कि प्रॉफिट ट्रांसफर होते हैं कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिट साइड पे हमारी एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और आती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। हमारे पास दो मेथड्स होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या होता है बेटा? जो भी पार्टनर कैपिटल लेके आता है, जिससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, वो उसकी कैपिटल फिक्स्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। फिक्स कैपिटल अकाउंट एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर दो अकाउंट्स बनते हैं। कौन कौन से अकाउंट होते हैं? एक हमारा होता है कैपिटल अकाउंट, जो कि ये है, और एक हमारा होता है करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट दिखाती हूँ मैं आपको। एक हमारा होता है कैपिटल अकाउंट, और एक ये रहा मेरा करंट अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या होता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, ये जो है क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है।
इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। यहाँ पे कैश या बैंक से अगर कभी भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आता है, अगर पार्टनर कभी भी एडिशनल कैपिटल लेके आएगा तो क्रेडिट साइड में कैश या बैंक से एंट्री हो जाएगी। अगर कैपिटल विड्रॉ करता है, आउट ऑफ क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कैपिटल विड्रॉ करी गई है एंड आउट ऑफ फिक्स कैपिटल करी गई है, तो यहाँ पे आता है और ये मेरी बैलेंसिंग फिगर निकलती है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। इस अकाउंट के अंदर इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी का ही एक और अकाउंट बनता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, देखिएगा। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर दो अकाउंट बनते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो होते हैं कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। ठीक है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो करंट अकाउंट के थ्रू होंगी। आपने इसका कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तो देख लिया, आइए अब हम करंट अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। करंट अकाउंट के अंदर दो साइड्स होती है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। अगर पैसा आ रहा है, अगर पैसा आ रहा है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, और अगर पैसा जा रहा है तो वो डेबिट से जाएगा। अगर तुम ये चीज याद कर लोगे तो तुम्हें कोई भी एंट्री याद करने में दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, क्रेडिट साइड देखेंगे, यहाँ पे मेरा ओपनिंग बैलेंस होता है, ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं, ये क्रेडिट बैलेंस होता है। कई बार क्वेश्चन में हमें दिया होता है कि क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस करके, तो हमेशा याद रखना लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा। ऑन द डेबिट साइड अगर मेरे को एसेट साइड पे डेबिट बैलेंस करके दिया हो तो वो यहाँ पे आता है। और इसके अलावा यहाँ पे ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स यानी कि हमने सेल्फ यूज के लिए पैसा विड्रॉ करा है एंड आउट ऑफ प्रॉफिट करा है तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, जनरली यहाँ पे क्या होता है, उसके अलावा टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होती है। ठीक है, तो इससे हमें दो चीजें पता चलती हैं कि जो करंट अकाउंट होता है उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है? भाई मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन इस साइड पे भी हो सकता है और मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन इस साइड पे भी हो सकता है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं अपने कैपिटल अकाउंट की अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड की बात करूं तो इट कैन हैव ओनली क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता है। ये बात ध्यान में रखने वाली है कि डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता है। ओके, अब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड की बात करते हैं। भाई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे अगेन क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि हमारे पैसा नेगेटिव में जा रहा है, इसलिए डेबिट बैलेंस है। यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर एडिशनल कैपिटल आई है तो बाय बैंक करके आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, पार्टनर सैलरी या कमीशन आ जाएगा, एंड दिस इज देयर शेयर इन प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ऑन द डेबिट साइड अगर भाई डेबिट बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है तो इधर आएगा कैश विड्रॉ करा है तो टू कैश या बैंक, ड्रॉइंग्स अगर आउट ऑफ प्रॉफिट है तो टू ड्रॉइंग्स आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा, एंड इफ दे हैव एनी शेयर्स इन लॉसेस तो वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन दिस इज अवर बैलेंसिंग फिगर, टू बैलेंस कैरिड डाउन। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर अच्छा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करेंगे, उसी को ही यूज करेंगे। हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। ड्रॉइंग्स जो होती हैं बेसिकली पार्टनर जो होता है अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसे विड्रॉ कर लेता है, तो उस पे जो फर्म है वो इंटरेस्ट चार्ज करती है।
वो उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के एक्चुअली कई एक केसेस हैं। सबसे पहला तो केस क्या है कि अगर हमारे को डेट ऑफ विड्रॉन नहीं गिवन है। ठीक है, पहला केस क्या है कि डेट ऑफ विड्रॉन नहीं गिवन है। ठीक है, विच इज दिस केस, केस नंबर 2। जब डेट ऑफ विड्रॉन नहीं गिवन होती है तो हम टाइम को लेते हैं 6/12। वैसे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100। हाँ, ये जो टाइम कंस्ट्रेंट होता है ये सबके हिसाब से बदलता रहता है। ठीक है, तो अगर हमारी को डेट नहीं गिवन है ड्राइंग कब विड्रॉ करिए, तो हम उसको 6/12 से करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगर हमारे को फ्लैट रेट दे रखा है इन ड्राइंग्स का और कोई भी पीरियड नहीं दे रखा, तो हम केवल उसी रेट पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे को दे रखा है और लेट्स से मिडल ऑफ मंथ में दिया है, यानी कि ड्राइंग जो है लेट्स से मैंने 1 अक्टूबर को विड्रॉ करा है, तो उस हिसाब से मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, यानी कि मेरे 6 मंथ हो गए, मैं 6 मंथ का कैलकुलेट करूंगी। ठीक है, तो अगर यही 1 अक्टूबर मेरा 31 अक्टूबर होता तो मैं 1 अक्टूबर को नहीं कंसिडर करती, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च होता। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अलग अलग डेट्स पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में विड्रॉ करा गया है। ठीक है, जो हम केस करने जा रहे हैं उसके अंदर हमारे को कुछ प्री रेक्विजिट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले तो क्या है कि इक्वल अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज इक्वल इंटरवल्स में होना चाहिए। ठीक है, और अलग अलग टाइम इंटरवल्स हमारे को दे रखी है। पहला जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं वो 12 मंथ्स का करने वाले हैं एंड मंथली करने वाले हैं, यानी कि मंथली ऐसे विड्रॉ करते हैं। अगर बिगनिंग में विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या वो लगेगा, टाइम फैक्टर लगेगा। अगर मिडिल में कर रहे हैं तो टाइम फैक्टर क्या लगेगा, और अगर एंड में कर रहे हैं तो टाइम फैक्टर क्या लगेगा। ठीक है, अगर बिगनिंग में कर रहे हैं तो 6.5/12 लगेगा, मिडिल में इट इज 6/12 एंड एट द एंड इट इज 5.5/12। ठीक है, जो भी हमारे को ड्राइंग दे रखी होगी ना बेटा, उसको हम मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे क्योंकि वो हमें मंथली ड्राइंग दे रखी होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अगर क्वार्टरली पैसे विड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अगर क्वार्टरली विड्रॉल होगा तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर अगर होएगा तो हमारा टाइम कंस्ट्रेंट लगेगा 7.5/12। अगर मिडिल ऑफ होगा तो इट विल बी 6/12 एंड अगर एंड होगा तो 4.5/12 होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट केस हम देखते हैं कौन सा। नेक्स्ट केस के अंदर हम सेमी एनुअली, अच्छा इसके अंदर जो हमारी ड्राइंग होगी वो हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। एक क्वार्टर के अंदर 3 महीने होते हैं। ठीक है, और एक साल में बेटा 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसलिए हमारी जो भी ड्राइंग दे रखी होगी उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सेमी एनुअली। सेमी एनुअली की बात करते हैं। सेमी एनुअली में क्या होता है, अगर बिगनिंग ऑफ हाफ मंथ होता है तो 9/12 लगता है, अगर मिडिल ऑफ होता है तो 6/12 लगता है, और अगर एंड ऑफ होता है तो 3/12 लगता है। सो मैं जनरली अपने स्टूडेंट्स को क्या कहती हूँ कि आप ना एक ये टेबल लर्न कर लो छोटा सा। ठीक है, ऐसे लर्न करोगे ना तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हमने लिखा बिगनिंग, यहाँ पे हमने लिखा मिडिल, यहाँ पे हमने लिखा एंड। ठीक, यहाँ पे लिखा 12 मंथ्स, यहाँ पे लिखा क्वार्टर, और यहाँ पे हमने लिखा हाफ ईयरली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या क्या रेट लगेगा, दिस विल बी 6.56, 5.5, दिस विल बी 7.56, 4.5 एंड दिस विल बी 9, 6 एंड 3। तो आप चाहे कैसी मर्जी भी इसको लर्न कर लो,
मिडिल का 6 6 6 ही रहता है, ये 4.5 5.5 4.5 एंड 3, और ये 6.5 7.5 एंड 9। तो इसको आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। जो हाफ ईयरली होता है यानी कि सेमी एनुअली होता है, उसके अंदर जो भी ड्राइंग्स होती है उसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। ठीक है। अब अगर आप एक चीज और बताते हैं कि अगर हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम करके नहीं दे रखा, ठीक है, अगर मेरे को रेट जो है वो पर एनम करके नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे टाइम फैक्टर को। ये ध्यान में रखने वाली बात है। अगर मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट जर्नली दिया होता है 10% पर एनम, 5% पर एनम, अगर ये पर एनम वर्ड नहीं यूज करा हुआ, तो हम टाइम फैक्टर को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। ओके। अब हम एक चीज समझते हैं कि टाइम फैक्टर, सोचो 1%, तुम ये जो सब मैंने बताया भूल गए, तो कैसे फॉर्मूला लगाओगे। आई एम टेलिंग यू, बच्चे ना मंथली में लगा लेते हैं, सेमी एनुअली में दिक्कत होती है, हाफ ईयरली में दिक्कत होती है, क्वार्टरली में दिक्कत होती है। तो हम एक बारी सबसे पहले क्या करते हैं, टाइम फैक्टर का फॉर्मूला लिखते हैं। टाइम फैक्टर का फॉर्मूला जो होता है वो बहुत इजी होता है। क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। ठीक है। यानी कि पहली बारी जब पैसा विड्रॉ करा उसके बाद कितने महीने बचे, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, ये हो गया। अपॉन में क्या होगा, अपॉन में 2 होगा। ठीक है। अब मैं मंथली का केस बताऊंगी आपको। ठीक है। मंथली के अंदर हमने क्या करा, बिगनिंग की बात कर रहे हैं। बिगनिंग का मतलब 1 अप्रैल को हमने, यानी कि 1 अप्रैल को हमने पैसे विड्रॉ करे। 1 अप्रैल को जब हमने विड्रॉ करे तो हमारे पास कितना बचा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। पहली ड्राइंग विड्रॉ करने के बाद मेरे पास 12 महीने बचे हैं। लास्ट ड्राइंग जो मैंने विड्रॉ करी होगी वो मैंने विड्रॉ करी होगी 1 मार्च को, तो वो मेरा 1 महीना बचा, अपॉन में 2, यानी कि 13/2, ये मेरा आ गया 6.5। ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ, मिडल के अंदर अगर मैंने करा है तो मिडल के अंदर फर्स्ट विड्रॉ करने के बाद, यानी कि मैंने जब 15 तारीख को विड्रॉ करे होंगे तो मेरे पास क्या आया होगा, 11.5 आया होगा। ठीक है। और जब लास्ट बारी यानी कि 15 मार्च को करे होंगे तो मेरे पास 0.5 आया होगा, अपॉन में 2, तो ये 12/2 हो गया है। तो ये क्या आ जाएगा, 12, ये 6 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली मैं एंड की बात करती हूँ। अगर मैंने 31 अप्रैल को पहला विड्रॉ करा है तो उसके बाद मेरे को अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 11 महीने बचेंगे, प्लस 0 मंथ बचेंगे, अपॉन में 2, तो दिस कम्स आउट टू बी 5.5। सिमिलरली क्वार्टरली की बात करते हैं। अगर देखो बिगनिंग है, बिगनिंग ऑफ फर्स्ट क्वार्टर है, देन इट इज वेरी सिंपल कि 12 महीने बचेंगे, प्लस लास्ट क्वार्टर के बाद हमारे 3 महीने बचेंगे, अपॉन में 2 आ जाएगा, दिस विल बी 15/2, तो दिस विल कम आउट टू बी 7.5। ठीक है। मिडल की बात करते हैं। मिडल ऑफ क्वार्टर की अगर मैं बात करूं कि मिडल ऑफ क्वार्टर में हमने विड्रॉ करे हैं, तो देखो 3 महीने का एक क्वार्टर होता है और टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। तो हमारे भाई 3 क्वार्टर तो एज इट इज ही हुए। ठीक है ना। हमारे जो मंथ्स बचेंगे वो फर्स्ट क्वार्टर के मिडिल में जब हमने विड्रॉ करा तो वो कितना हो गया, 3 3 9, 10.5 ये हो गया है, प्लस उसके बाद 1.5 एक और होगा, अपॉन में 2, तो दिस कम्स आउट टू बी 12/2 इज इक्वल टू 6। अब हम बात करेंगे कि हमारा एंड ऑफ मंथ में, एंड ऑफ क्वार्टर में कर रहे हैं, तो 9 + 0 अपॉन में 2, तो दिस कम्स आउट टू बी 4.5।
सिमिलरली सेमी एनुअली कर रहे हैं। सेमी एनुअली बिगिनिंग के अंदर तो इजी है, क्योंकि इट विल बी 12 प्लस 6 अपॉन में 2, 18/2, ये कितना आ गया 9। मिडिल में कर रहे हैं, तो मिडिल में करने का मतलब है 6 महीने के मिडिल में कर रहे हैं, समझ रहे हो। ये 9 आ गया प्लस 3 आ गया अपॉन में 2, यानी कि 12/2 इज इक्वल टू 6। और अगर एंड में कर रहे हैं तो एंड में क्या होगा, 6 प्लस 0 अपॉन में 2, यानी कि 3 आ गया। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। लेट्स से उसने पहले 8 मंथ्स के लिए बिगनिंग में विड्रॉ करा और डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ करा, और बाकी के 4 मंथ के लिए उसने एंड में विड्रॉ करा और अलग अमाउंट विड्रॉ करा। तो आप इसका 8 महीने के हिसाब से निकालोगे और इसका आप 4 महीने के हिसाब से निकालोगे। इसने एंड में करा है तो इसका टाइम फैक्टर अलग होगा, इसने बिगनिंग में करा है तो इसका टाइम फैक्टर क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। आगे चलते हैं, एक बाय मंथली वाला भी केस कर लेते हैं। ठीक है, बाय मंथली क्या होता है, वंस इन 2 मंथ, यानी कि 2 महीने में एक बारी पैसा आप विड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें बिगनिंग में, मिडिल में और एंड में क्या क्या रेट लगेगा। बिगनिंग में लगेगा 7/12, मिडिल में लगेगा 6/12 और एंड में लगेगा हमारा 5/12। अच्छा, इसके अंदर जो भी हमारी ड्राइंग होगी उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगी। ठीक है, क्योंकि 2 महीने में एक बार ही विड्रॉ कर रही है। अब देखो बिगनिंग का हम देखते हैं। ठीक है, बिगनिंग ऑफ मंथ उसने अगर करा है तो पहली ड्राइंग उसने निकाली होगी 1 अप्रैल की, उससे उसके पास कितने महीने बचे, 12 महीने, प्लस लास्ट ड्राइंग उसने निकाली होगी 1 February को, तो फेब्रुवरी और मार्च 2 महीने बचे अपॉन में 2, तो दिस कम्स आउट टू बी 14/2, यानी कि 7। ठीक है, मिडिल में निकाला होगा तो अगेन भाई मिडिल में जब उसने निकाला होगा तो उसके पास पहले बचे होंगे 11 महीने और फिर उसके बाद बचा होगा 1 महीना अपॉन में 2, 12/2 यानी कि 6। एंड में अगर उसने निकाला होगा तो पहली ड्राइंग विड्रॉ करने के बाद उसके पास 10 महीने बचे होंगे और लास्ट के बाद उसको 0 बचे होंगे, एंड दिस कम्स आउट टू बी 5। तो ये हमने बाई मंथली वाला डिस्कस कर लिया है। इसके साथ हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एप्रोप्रिएशन और चार्ज, ये दोनों तो मैं आपको बता चुकी हूँ, आई वोंट रिपीट इट अगेन। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे हम कैलकुलेट करते हैं। और ओपनिंग कैपिटल हम कैसे, अगर हमारे को क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं वो सीख लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर हम ड्राइंग प्लस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस करते हैं और लॉसेस प्लस करते हैं। ये हमने कैपिटल अकाउंट के अंदर माइनस करी थी पहले चीजें, तो अब ये हम इसे प्लस कर देंगे। माइनस क्या क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये हमने पहले प्लस करा था इसलिए हम इसे अभी माइनस करेंगे। प्रॉफिट्स को हमने पहले प्लस करा था, अभी हम माइनस करेंगे। कोई भी सैलरी या कमीशन मिली है उसको भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और उससे हमारी क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक तो जो हमारी पार्टनरशिप डीड बनती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। जो हमारी पार्टनरशिप डीड बनती है वो किस हिसाब से बनती है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड जो होती है वो बेटा स्टैम्प एक्ट प्रोविजन के हिसाब से बनती है।
किस हिसाब से बनती है? स्टैम्प एक्ट प्रोविजन के हिसाब से बनती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने आपको पूरा करवा दिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है, मुझे बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, अगर तुम में से किसी को पता हो तो पॉज करके, ठीक है। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है, ठीक है, और लोन जो है वो पार्टनर ने लिया है, तो उस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा या नहीं होगा, ये आप पॉज करके बताना, ठीक है। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो वो लोन जो कि पार्टनर ने फर्म से लिया है उस पे वो इंटरेस्ट देगा या नहीं देगा? वेल आंसर है कि नहीं देगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, ठीक है। चलो, मैंने आपको उसकी एंट्री मतलब ये तो बता दिया था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो 6% पर एनम के हिसाब से उसको क्या मिलेगा? 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो भी मिलेगा, ठीक है। रेंट टू अ पार्टनर इट इज अ चार्ज और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, यानी कि अगर नेट प्रॉफिट दे रखा हो तो उससे माइनस करेंगे। मैनेजर्स कमीशन भी क्या होता है? माइनस करते हैं। मैनेजर्स कमीशन की एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100, ठीक है। और अगर जो है आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा होता है तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। ये जो है ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब हम एक चीज और देखते हैं, हमने जो कि मिस आउट कर दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट हमारा रह गया है, ठीक है। वो क्या है वो देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं? भाई देखो, वैसे तो बड़ा सिंपल होता है निकालना, बट बच्चे स्टक कहाँ पे हो जाते हैं? अगर बीच में एडिशनल कैपिटल भी आ जाती है या फिर बीच में ड्राइंग्स भी आ जाती हैं, ठीक है। एक मेरी ओपनिंग कैपिटल होती है, एक मेरी एडिशनल कैपिटल होती है, एक मेरी ड्राइंग्स होती है, ठीक है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। ओपनिंग कैपिटल पे हम कैसे क्या करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ये पूरे 12 महीने के लिए होता है, इसलिए इसके अंदर कोई भी टाइम फैक्टर हम नहीं लगाते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम प्लस करते हैं एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल जितने समय के लिए हमारे पास होगी, फॉर एग्जाम्पल 1 अक्टूबर को हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, तो 1 अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 6 महीने के लिए वो पैसा हमारे पास था, तो 6 महीने के लिए हम एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाएंगे, ठीक है। और उसमें से हम जो ड्राइंग के लिए पैसा विड्रॉ करा होता है उसका इंटरेस्ट हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। जो भी भाई ड्राइंग्स के लिए हमने पैसा विड्रॉ करा, लेट्स से मैंने 1 सितंबर को पैसा विड्रॉ करा, तो ये पैसा मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त था। सितंबर 1 सितंबर को तो विड्रॉ कर लिया, तो इसके अंदर जो टाइम फैक्टर लगेगा वो 5/12 लगेगा। और फिर उसके बाद इसको और इसको प्लस करके इसमें से हम ड्राइंग का इंटरेस्ट जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। आइए इसको ना हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन से समझते हैं। हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% के हिसाब से है। हमारी ओपनिंग कैपिटल जो थी वो 5 लाख थी। हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, कब इंट्रोड्यूस करी? हमने करी 1 सितंबर को, ठीक है। कितनी इंट्रोड्यूस करी? 1 लाख करी, ठीक है। ड्राइंग्स क्या थी? ड्राइंग्स जो है 31 दिसंबर को विड्रॉ करा है। हमने कितना विड्रॉ करा है? 50,000 विड्रॉ करा है। तो आइए जरा हम इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। तो मेरा ओपनिंग कैपिटल का कितना रहेगा? 5 लाख का 10%, 5 लाख का हम 10% निकाल देंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा 50,000।
अब मैं एडिशनल कैपिटल का करूंगी कैलकुलेट। एडिशनल कैपिटल 1 लाख की थी तो 1 लाख पे होगा। इसके अंदर टाइम फैक्टर लगेगा क्योंकि पूरे 12 महीने के लिए पैसा हमारे पास नहीं रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने के लिए रहेगा। 7/12 कर देंगे, 10% के हिसाब से कर देंगे। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आएगा उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक, चलो मैं निकाल ही देती हूँ। इसको आप करके निकाल लेना। ठीक है, इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, 31 दिसंबर को निकला है तो इसका टाइम फैक्टर लगेगा 3 महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च का लगेगा। ठीक है, 10% के हिसाब से इंटू 5 लाख, ये अमाउंट इधर आ जाएगा, लेकिन ये वाला अमाउंट क्या होगा, माइनस होगा। तो आप इसको अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, मेरी तरफ से। अच्छा, अभी हमारा गारंटी ऑफ अ पार्टनर रह रहा है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का क्या मतलब है, यानी कि कोई भी दो पार्टनर है और उन्होंने गारंटी दी है। लेट्स से ए और बी दो पार्टनर हैं। सी नया पार्टनर आया है, सी ने ए को गारंटी दी है कि भाई 10,000 रुपए तो तेरा प्रॉफिट होएगा ही होएगा, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। तो अगर फर्म लॉस इनकर करेगी तो इन दैट केस जो भी डेफिशिएंसी होगी सी को देने में, दैट विल बी बोर्न बाय ए। व्हाई? बिकॉज ए गारंटीड, ए ने गारंटी करा, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है, दूसरी क्या चीज है, अगर हमारा क्वेश्चन जो है वो साइलेंट है तो हम क्या करेंगे, तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे अगर हमारी डीड साइलेंट है। ठीक है, और गारंटीड पार्टनर जो है वो लॉस इनकर कर रहा है, तो इन दैट केस जो रिमेनिंग पार्टनर है ए और बी जो है वो उनको उसको गारंटी करा हुआ अमाउंट देंगे और वो अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, आई विल श्योरली रिप्लाई। एंट्री देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। देखो, मैंने आपको जो है एक चीज बताई थी, दिस इज माय कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो जिस पार्टनर के बाद पास पैसा आ रहा है वो क्रेडिट होएगा, जो पार्टनर दे रहे हैं वो डेबिट होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गिविंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू टेकिंग पार्टनर। अब आइए गारंटी टू अ पार्टनर के जरा 2-3 केसेस देख लेते हैं। हमारे पास दो पार्टनर्स हैं ए और बी और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। सी को कमिट करा गया, सी इज हेयर फॉर 1/3 शेयर। ठीक है, सी को बेसिकली देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1। ठीक है, ये A:B:C है। सी को कमिट करा गया कि भाई आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो आपको मिलेगा 40,000। ठीक है, ये कमिटमेंट किसने दिया, ए ने कमिट करा सी को कि आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 40,000 मिलेगा। ठीक है, हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 90,000 का है। ठीक है, अब जरा हम निकालते हैं कि किस किस को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ए को बात करते हैं, ए को मिलेगा 30,000 प्रॉफिट, तो 1/3 निकाल लेंगे। बी को भी मिलेगा 30,000 प्रॉफिट। सी को मिलेगा, अगर मैं इस नेट प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट करती हूँ तो 30,000 प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, लेकिन सी को कितने का कमिटमेंट है, 40,000 का कमिटमेंट, और किसने करा है, ए ने करा है। डेफिशिएंसी हमारी कितने की पड़ रही है, 10,000 की डेफिशिएंसी पड़ रही है।
तो इसके अंदर हम 10,000 प्लस कर देंगे एज गारंटीड बाय ए, और ए के शेयर में से हम 10,000 माइनस कर देंगे। तो ए के पास आ जाएगा 20,000 का प्रॉफिट एंड सी को एज गारंटीड बाय ए आ जाएगा 40,000 का प्रॉफिट। सो दिस वाज आवर केस नंबर 1। आगे चलते हैं, केस नंबर 2 देखते हैं। तो केस नंबर 2 के अंदर हमारा सेम केस है, बस हमने एक छोटा सा डिफरेंस कर दिया है। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1। सी हैज बीन गारंटीड 40,000 नेट प्रॉफिट, 40,000 एज ए शेयर ऑफ हिज नेट प्रॉफिट। बट यहाँ पे ये नहीं मेंशन्ड है कि गारंटी किसने दी है। हमारे नेट प्रॉफिट अभी भी 90,000 है, इसके हिसाब से ए को मिलेगा 30,000, ठीक है, बी को मिलेगा कितना 30,000, और सी को भी कितना मिलेगा, सी को भी 30,000 मिलेगा। लेकिन सी को क्योंकि गारंटी करा गया था एंड इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि गारंटी किसने करा है, तो सी की डेफिशिएंसी बन रही है 10,000 रुपए की। सी को 10,000 रुपए मिल जाएंगे, सी को तो भाई पूरा का पूरा 40,000 ही मिलेगा। ए और बी की अगर हम बात करें, जो ये डेफिशिएंसी है, अगर क्वेश्चन में कभी भी नहीं मेंशन होता तो वो हम 1:1 के रेशियो में बांटते हैं, यानी कि 10,000 की डेफिशिएंसी 5,000 में ए में से माइनस कर दूंगी और 5,000 में किससे माइनस करूंगी, बी में से माइनस कर दूंगी। इसका आ जाएगा 25,000, ए को जो मिलेगा प्रॉफिट, और बी को भी आ जाएगा 25,000। तो ये था मेरा केस नंबर 2, जिसके अंदर हमें ये नहीं पता था कि गारंटी किसने दी है। क्वेश्चन वॉज साइलेंट अबाउट इट। केस नंबर 3 में हमारे पास क्या है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। ए ने सी को गारंटी करा है कि भाई आपको 40,000 प्रॉफिट गारंटीड मिलेगा। देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1, बट दिस टाइम द फर्म हैज इनकर्ड लॉसेस। लॉस कितने का है, 90,000 का है। तो देखते हैं, लॉस को डिवाइड करते हैं ए, बी और सी में। ए का लॉस होगा 30,000 का, ठीक है, ये लॉस है। बी को भी 30,000 का लॉस होगा, ठीक है, सी को भी 30,000 का लॉस होगा। लेकिन सी को क्या प्रॉफिट करा गया था कि उसको कितने पैसे दिए जाएंगे, 40,000 रुपए दिए जाएंगे। अब देखो, 40,000 रुपए देने के लिए एक तो इसको 40,000 रुपए देने पड़ेंगे, प्लस जो लॉस है इसका 30,000 का वो भी बेयर करा जाएगा। तो यानी कि इसके अकाउंट में, बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव फिगर, नेट लॉस है तो ये सारी नेगेटिव है, तो इसको मेरे को 70,000 रुपए प्लस करने पड़ेंगे, तब जाके इसका 40,000 आएगा। एंड क्योंकि ए ने गारंटी करा है तो ये 70,000 रुपए इसके अकाउंट में आ जाएंगे। यानी कि नेट लॉस डिविजिबल लॉस की अगर मैं बात करूं तो इसका हो जाएगा 1,00,000 का डिविजिबल लॉस ए का, ठीक है। बी का लॉस, बी के शेयर में लॉस आएगा 30,000 का, और सी के शेयर में आएगा 40,000 का प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि सी को गारंटी करा गया था तो प्रॉफिट था, बाकी सबको क्या है, ये प्लस की फिगर है, ये लॉस है, ठीक है। आई होप सो ये चीज आपको समझ में आ गई हो। अब हम लोग चलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट के केस में, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट के केस के अंदर देखो, बहुत हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारा मतलब टाइम नहीं होगा, तो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो पास्ट एडजस्टमेंट का एक केस देखते हैं। हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी, जिनकी कैपिटल हमें गिवन है 3,00,000, 2,00,000, 1,00,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था एट द रेट 10% पर एनम के हिसाब से, जो कि हम प्रोवाइड करना भूल गए हैं। उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1। सो हमारे को यहाँ पे क्या है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो हमने इसके अंदर क्या करा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो हम देना भूल गए हैं। तो जब भी हम कोई चीज ओमिट कर देते हैं तो उसकी जो है हम एज इट इज जो एंट्री पास होनी होती है वो पास कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर किस साइड पे आता है, डेबिट साइड पे आता है। तो ये जो फर्म का अकाउंट होता है ये एक्चुअली पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही होता है, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल लिया है। फर्म के किस हिसाब कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। ये टोटल कितना बन रहा है, 60,000 बन रहा है। यहाँ पे आ जाएगा 60,000। ए की क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम 30,000 आ जाएगा।
बी के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 20,000 आ जाएगा एंड सी के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस करते हैं, ध्यान से देखिएगा बैलेंसिंग का क्या है। क्रेडिट साइड में 60,000 लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो 60,000 है ये इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, यानी कि 1:1:1 में करेंगे। जो उनकी साइड जैसे इधर क्रेडिट में आया है, बाकियों के डेबिट में आएंगे। डेबिट में हम लिख देते हैं 20-20 हजार रुपए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि कौन सी साइड बड़ी है। ए की क्रेडिट साइड बड़ी है, कितने से बड़ी है, 10,000 से बड़ी है। बी का तो कुछ भी नहीं है। एंड देन सी की डेबिट साइड बड़ी है, कितने से बड़ी है, 10,000 से बड़ी है। तो यहाँ पे हमारे पास जर्नल एंट्री आ गई, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कई बारी हमसे वो क्वेश्चन में एंट्री भी पूछ लेता है। तो ये हमारा कितना आ गया है, ये हमारा आ गया है 10,000 रुपए। सो बेसिकली इसका जो फर्म का होता है ना वो हमेशा ही नील आता है। क्यों नील आता है, क्योंकि फर्म ने तो प्रॉफिट के फॉर्म में वो डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया है। तो इसका मतलब क्या बनता है कि या तो किसी पार्टनर को पैसे ज्यादा मिले हैं या किसी को कम मिले हैं। तो जिसको ज्यादा मिले हैं वो अपने अकाउंट से, जिसको कम मिले हैं उसको ट्रांसफर कर देता है। इसके साथ हमारा पास्ट एडजस्टमेंट खत्म हुआ। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ बिकॉज वी हैव गॉट रियली लेस टाइम। इवन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी श्योरली। विद दिस टॉपिक वी आर एंडिंग द चैप्टर। हमारा फिनिश्ड हो गया है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, फीचर्स, select the best alternative and tally your answer with the answers given at the end of the book। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ये है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर। क्या क्या फीचर्स है, 2 or more person are carrying common business under an agreement, ये फीचर है। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द फिक्स्ड रेशियो, ये भी फीचर है। बिजनेसेस carried by all or any one of them है, और acting for all as an agent, ये भी है। तो इसका आंसर है all of the above। Following are essential element of a partnership firm except, यानी कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन से असेंशियल एलिमेंट है पार्टनरशिप के, एक्सेप्ट यानी कि कौन सा नहीं है। कम से कम 2% होनी चाहिए, ये है। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल दी पार्टनर्स, ये भी है। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस। ठीक है, सो ये भी बात ठीक है कि किसी ना किसी बिजनेस के लिए हमने पार्टनरशिप फर्म का अग्रीमेंट करवाया है, लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि प्रॉफिट और लॉसेस इक्वल शेयर में बटेंगे। कि क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज binding on all the partner, binding on that partner only, binding on all partner except that particular partner, और none of the above। तो इसका आंसर क्या है, देखो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि पार्टनरशिप के अंदर जो एक्ट है वो सारे पार्टनर्स में क्या करता है, वो सारे पार्टनर्स पे लागू होता है। इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल दी पार्टनर। तो इसके साथ मैं ये वाली वीडियो एंड करती हूँ। इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसके अंदर हम बहुत सारे इस चैप्टर के MCQ सॉल्व करेंगे। आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, हम सारे MCQ साथ में मिलके सॉल्व करेंगे ताकि कोई भी डाउट ना हो। इस वीडियो को जितने स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं प्लीज़ करिए ताकि सबका बेनिफिट हो। थैंक यू।